हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएस गुरु एकेडमी पर। आज हमने कोई सा क्वेश्चन नहीं लिखा है। आज हम आपके लिए अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन करवा रहे हैं। वैसे वो जो पहले करवाए थे क्वेश्चन वो भी आपके अनसॉल्व्ड से ही थे, और अब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो भी आपके अनसॉल्व्ड से ही चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है, हम ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, खास तौर से जो 2022 में आए हुए हैं। आपको ये अनुमान लगा लेना है कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से बनते हैं, एग्जामिनर होता है वो आपको किस तरीके से घुमाता है, उसी पर हम बात भी करेंगे। अगर आपके मन में कोई सा डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो क्या है हमारा पहला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा। और आपका 2022 का सेट वो भी हम बता दे रहे हैं। जो सेट है उसका कोड है आपका GA। क्या है कोड? GA। आप अनसॉल्व्ड अगर परचेज करते हैं तो आप कोड देखेंगे GA। तो GA कोड पर जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे कोई से राइटर का आपके पास अनसॉल्व्ड हो, बस कोड को मिलाना है, GA होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I का मान दे रखा है आपको। I बराबर दे रखा है I0 साइन ओमेगा टी माइनस का π/2 दे रखा है, और कहा है प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव का जो दे रखा है वो दे रखा है आपको E बराबर E0 साइन ओमेगा टी दे रखा है। सिर्फ परिपथ में शक्ति यानी व्यय शक्ति का मान निकालना है। तो इसमें क्या है, तो देखो यहां से अगर हम यहाँ पर फेज डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा। वैसे भी जो हमारा सूत्र होता है, शक्ति यानी औसत शक्ति निकलती है, तो औसत शक्ति का सूत्र होता है, यहां से हो जाएगा I इंटू ए यानी सॉरी E। ठीक है, E विद्युत वाहक बल या वोल्ट कैसे भी कह सकते हैं। यहां पर जो आपका मान है वो ये है। जब यहां से औसत शक्ति का मान निकाला जाता है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमें ऑप्शन मिलाना है। तो यहां से क्या है हमारा, पहली बात तो यहां से फाई का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका π/2, क्योंकि यहां पर कलांतर ज्यादा कितना है इसका। दूसरा क्या है यहाँ पर हमारा, इसमें अगर बात की जाए कि अग्रगामी कौन है पश्चिगामी कौन है, तो देखो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज आगे होगा, धारा पीछे चल रही होगी। इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज की तुलना में धारा पश्चिगामी है, या इसी को घुमा के कहें तो ये कह सकते हैं धारा की तुलना में वोल्टेज अग्रगामी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई का मान यहां से आता है। और जब हम वो निकालते हैं ये, तो यहाँ पर जो I और ये VR होता है वो आपका RMS के रूप में चलता है। यानी अगर हम बात करें तो ये I है और ये V है, तो यहाँ पर औसत शक्ति का सूत्र ये भी निकल के आता है। यहाँ से I को IRMS लिखा जाता है, और B यहाँ पर B वोल्टेज होता है वहां पर भी, और यहाँ पर E है तो ये हो जाएगा ERMS हो जाएगा। और RMS की वैल्यू अगर हम लिखते हैं और यहाँ पर आएगा आपका cos फाई। ठीक है, और यहां से अगर हम बात करें इसकी, तो देखो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम I यहाँ पर नॉट अपॉन में लिख सकते हैं √2, और यहां से E नॉट अपॉन में लिख सकते हैं √2, वो सॉरी ठीक है, 1/2 निकलता है, यहां से आ जाएगा आपका cos फाई। अब यहां से हम औसत शक्ति की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां से हमें पहले ही दे दिया है फाई का मान कितना है π/2। अगर हम यहाँ पर फाई का मान π/2 रखते हैं तो यहां से क्या हो जाता है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसका मान क्या निकल के आएगा 0। तो अब इसमें ऑप्शन क्या क्या मिले थे आपको। P बराबर लिखा था E0 I0 बटे √2, दूसरे में लिखा था P बराबर E0 I0 अपॉन 2, और तीसरे में था P बराबर E0 I0 √2, और चौथे में था 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, 0 वाला होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका यानी खा वाला पार्ट आपको दे रखा है। इसमें ये कहा है 0 केल्विन पर
0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है? तो ऑप्शन है चालक, प्रतिरोधक और शक्ति स्रोत और विद्युत रोधी। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें क्या होता है। अर्धचालक की बात होती है, एक होता है हमारा क्या होता है, एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड और ये रहा बैलेंस बैंड। अब क्या है यहाँ पर, अगर हम अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है, अब वो भी बता दे रहे हैं, एनर्जी गैप होता है वो 3 से कैसा होता है, ज्यादा होता है। अगर आपका एनर्जी गैप है, ये इनके बीच का एनर्जी गैप अगर आपका 3 से ज्यादा है, वो सॉरी एनर्जी गैप वो सॉरी उल्टा लग गया है, एनर्जी गैप 3 से कम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा। अगर एनर्जी गैप आपका 3 से ज्यादा है तो ये बन जाएगा आपका कुचालक या परावैद्युत या अचालक, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर आपका कंडक्शन बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कर जाते हैं तो वहां पर क्या बनता है, हमारा बनता है आपका चालक, ठीक है, ये याद रखना है। तो एनर्जी गैप अगर 3 से ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, कुचालक के रूप में आ जाता है, और कम है तो आपका सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक हो जाता है। और अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं तो वहां पर वो क्या हो जाते हैं, चालक के रूप में आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर 0 केल्विन पर बात करते हैं तो, और वो भी उन्होंने क्या कहा है, हमसे कहा है अचालक वो सॉरी अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक के लिए क्या होता है, एनर्जी गैप, पहली बात तो ये है 3 से कैसा होगा, कम होगा। दूसरी बात ये है, ये जो होता है सामान्य, और 0 केल्विन का मतलब क्या हुआ हमारा, 0 केल्विन देखो, अगर कहीं भी T डिग्री सेल्सियस दिया होता है, हमें केल्विन में बदलना होता है तो क्या कर देते हैं, 273 में T डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर जोड़ देते हैं, तो अभी तो केल्विन में निकलता है। तो यहाँ पर 0 केल्विन पर क्या होता है, ये यहाँ पर जो बैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, कोई सा इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है। इसीलिए क्या होता है, आपका जो 0 केल्विन पर होता है तो वो आपका कुचालक की तरह कार्य करता है, कौन, अर्धचालक। लेकिन क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाते हैं, अर्धचालक की बात कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यानी अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T बराबर हो जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस की बात करें या हम करें 300 केल्विन की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर संयोजी बैंड यानी बैलेंस बैंड से निकलकर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, अब ये क्या है, आपका अर्धचालक की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है, इसलिए ये तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुचालक, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें ऑप्शन में था विद्युत रोधी, तो वो विद्युत रोधी हो जाएगा, चाहे कुचालक कहते हैं चाहे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, कुछ भी ऑप्शन में लिख सकते हैं वो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। अब उन्होंने कहा है गा वाला पार्ट, उन्होंने क्या कहा है, ये कहा है कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो इसका हम पूरा आपको सूत्र निकलवा चुके हैं, अगर जिसने नहीं देखा हो तो पीछे वाले वीडियो में, जिसमें आपको टाइटल मिल जाएगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, तो वहां से वो आप देख सकते हैं। इसका सूत्र निकल के आता है, वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लैम्डा बराबर निकल के आता है 12.27 अपॉन में आ जाता है √V, और यहाँ पर आता है एंगस्ट्रॉम में निकल के। ये डायरेक्ट सूत्र ही उन्होंने पूछा था, तो वो आपका सूत्र आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, घा की बात करते हैं, तो घा में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं रदरफोर्ड मॉडल पर, और वो भी किस पर, अल्फा कण प्रकीर्णन पर। तो अल्फा कण प्रकीर्णन में क्या होता है, जब यहाँ क्या होता है, जब इस पर अल्फा पार्टिकल डाले जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे करके पार्टिकल जाते हैं, कुछ ऐसे करके चले जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जाते हैं, ठीक, और कुछ क्या होते हैं, सीधे जाते हैं और वापस लौट आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने ये कहा है कि अल्फा कण क्यों प्रकीर्णित होते हैं, यानी प्रकीर्णित होते हैं। तो देखो यहाँ पर
उन्होंने क्या, जब अल्फा कण डाले थे तो क्या प्रूव किया था कि अधिकांश अल्फा कण होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब ये होता है परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा होता है, खोखला होता है। क्यों? क्योंकि तभी तो जो अल्फा पार्टिकल है वो पार करके निकल जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके यहां से प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णित होते हैं तो उसमें से क्या, अगर हम सीधे निकलने की बात करें तो सीधे निकल जाते हैं लगभग 99.86 और 0.14% ये ही सिर्फ स्कैटरिंग होते हैं, यानी इनका ही स्कैटरिंग होती है, यानी प्रकीर्णित होते हैं, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। अब क्या है, जो कुछ सभी जो स्कैटर होते हैं उनका क्या होता है, अलग अलग विचलन होता है, अलग अलग कोणों से होता है। तो यहाँ पर कुछ अल्फा पार्टिकल होते हैं सीधे डायरेक्ट जाते हैं और उसी मार्ग से वापस भी लौटते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि इसका मतलब ये है कि परमाणु के भीतर एक ऐसा धनावेश है और इतना ज्यादा उस पर धनावेश है कि वो अल्फा पार्टिकल को वापस उसी रास्ते से वापस भी लौटा देता है लगभग। ठीक है, यानी 180 का प्रकीर्णन कर देता है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर है वो एक धनावेश छिपा हुआ है। तो धनावेश, अब यहाँ पर हमारे नाभिक में होते क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म भाग में बंधे हुए होते हैं और सूक्ष्म भाग में बहुत कम एरिया में कार्य करने वाला बल होता है, वो नाभिकीय बल होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमारा जो ऑप्शन होगा वो नाभिकीय बल बन जाएगा। इसमें क्या क्या ऑप्शन था, गुरुत्वीय बल था, कूलामी बल था, नाभिकीय बल था और चुंबकीय बल था। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, नाभिकीय बल बन जाएगा। ठीक है, अगर हम ड़ा की बात करें तो ड़ा में क्या कह रहे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास ज्ञात करनी है। तो देखो, इसकी जो आवृत्ति परास होती है वो 10 होती है 11 से लेके 10 होती है आपकी 14 तक। ठीक है, कितनी होती है, 10 से लेके 10 तक। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 3 × 10 से 3 × 10 ये हो नहीं सकती। 3 × 10 से 3 × 10 ये भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अच्छा, एक ही ऑप्शन इन्होंने 2 बार लिख दिया है, सेम प्रॉपर्टी सब कुछ लिखा है बिल्कुल वही। ठीक है, और 3 × 10 और इससे ऊपर और उपरोक्त में से एक भी नहीं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आवृत्ति परास होती है वो 10 से लेके 10 हर्ट्ज तक होती है। अगर आपको देखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बारे में सभी कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि एक आवृत्ति वाले टॉपिक पर हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। इसमें तरंगदैर्घ्य भी होगी और आपकी आवृत्ति भी होगी और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सब कुछ डिस्कस होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चा वाला है। चा वाले में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो वेग अपरिवर्तित रहेगा या आयाम रहेगा या तरंगदैर्घ्य रहेगी या आवृत्ति रहेगी। तो इसमें से क्या है, आपको बस ये याद रखना है, जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, यहाँ पर अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो जब भी प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन में ये याद रखना है आपको, 2 चीजें नहीं बदलती हैं कभी भी। एक तो उसकी आवृत्ति जो प्रकाश डाला जा रहा है और एक उसका कलर, जो भी कलर होगा वो नहीं बदलेगा और उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। वेग भी बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाते हैं, आयाम भी बदल जाता है, तीव्रता भी बदल जाती है, सब बदल जाएगा। बदलेगा क्या नहीं, आवृत्ति और उसका कलर नहीं बदलता है। ठीक है, ये होगा। अब क्या है, क्वेश्चन दूसरे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा है, एक अल्फा कण है 5 × 15 × 10 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल की बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता है अल्फा कण, देखो इसका विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है आपको 15 × 10 न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है, यानी ये विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है आपको। ठीक है, ई का मान 15 × 10 और क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र में F का मान निकालना है, तो F बराबर एक सूत्र होता है QE। अब यहाँ पर Q आप रख लेना, Q का मान कितना होता है, यानी हाँ अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के लिए Q का मान रख लेना और E उसका गुणा कर देना है, सीधा आंसर आ जाएगा।
और F है बल का मात्रक बन जाएगा आपका न्यूटन। ये सीधा गुणा करना है आपको, और कुछ नहीं है इसमें। अब विद्युत फ्लक्स क्या आशय होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो, अगर विद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो विद्युत फ्लक्स होता है, वो क्या होता है आपका, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है वही आपका विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी कोई भी पृष्ठ है आपका, चाहे बंद हो चाहे कैसा भी हो, उसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो उसमें से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं वही उसका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहां से इसका जो सूत्र आता है वो आता है E डॉट डी ए कॉस थीटा होता है। ठीक, ये और कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये भी सही है वो भी सही है। ठीक, और यहाँ पर ये तो हो गया सूत्र। अगर इसके बात की जाए तो यह एक कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, एक तो होता है वोल्ट मीटर और दूसरा होता है आपका, यहीं से निकालेंगे तो देखो फाई का मान, ई का मान क्या होता है हमारा न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और ए यानी एरिया होता है, तो इसका सूत्र बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम बन जाता है। एक ये है और एक ये है, ये आपको याद रखने हैं दोनों फॉर्मूले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्या है आपके मात्रक हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।